स्वराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को एक ईमानदार सीएम बताया है, लेकिन साथ में ही उन्होंने ये भी कह दिया है कि उनके आसपास जो रहने वाले मंत्री हैं, कई मंत्री और अधिकारी आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और उन्होंने विदेशों तक में संपत्ति खरीद ली है। प्रशांत किशोर ने कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद अगर जनसुराज की व्यवस्था बनेगी तो बिहार में 100 सबसे भ्रष्ट नेता और अफसर को पकड़ा जाएगा और उनसे बिहार के लूटे गए पैसे और संपत्ति का हिसाब भी किया जाएगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में भ्रष्टाचार काफी है और पैसा ऊपर तक जा रहा है, लेकिन नीतीश कुमार भ्रष्ट नहीं है। उनकी तारीफ की कि नीतीश कुमार ईमानदार हैं, उनके मंत्री और अधिकारी संपत्ति बनाने में लगे हुए हैं। सीएम नीतीश कुमार को लेकर प्रशांत किशोर का ये बड़ा बयान। उनका कहना है कि नीतीश कुमार ईमानदार हैं, नीतीश कुमार भ्रष्ट नहीं है, लेकिन उनके आसपास जो अधिकारी रहते हैं, जो ऑफिसर्स हैं, वो भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। सीएम के आसपास कई मंत्री हैं जो कि भ्रष्टाचार में डूबे हुए भ्रष्ट नेता हैं और वैसे अफसर बहुत सारे हैं जो कि विदेश में भी संपत्ति खरीद चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड में संपत्ति खरीद रहे हैं। प्रशांत किशोर का ये बड़ा बयान है। बिहार में भ्रष्टाचार चरम पर है, तो आखिर ये पैसा वसूल के कहीं तो ऊपर जा रहा है। तो नीतीश कुमार तो पैसा नहीं ले रहे हैं, नीतीश कुमार व्यक्तिगत तौर पर चोर नहीं है, लेकिन उनके इर्द गिर्द के जितने मंत्री और अफसर हैं, एक से बढ़कर एक भ्रष्ट है। हमने कुछ लोगों का कच्चा चिट्ठा प्रेस के सामने रखा भी था। सबको मालूम है कि ये 4-5 मंत्री और 4-5 अधिकारी किस तरह बिहार की जनता को लूट रहे हैं। इतना लूट रहा है कि हमारी खबर के मुताबिक इनमें से कई लोगों ने ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका में घर और प्रॉपर्टी खरीदा है। बताइए, बिहार के लोग खाए बगैर मर रहे हैं, गरीबी में जी रहे हैं और यहाँ से लूट के पैसे से ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में घर खरीद रहा है। प्रशांत, आप नीतीश को क्लीन चिट दे रहे हैं, नीतीश को क्लीन चिट दे रहे हैं भाजपा के बीच में। देखिए, क्या बोलिएगा प्रशांत, आप नीतीश को क्लीन चिट दे रहे हैं। नीतीश कुमार व्यक्तिगत तौर पर चोर नहीं है, ये कहने में कोई हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन मनमोहन सिंह जी भी व्यक्तिगत तौर पर चोर नहीं थे, लेकिन यूपीए 2 के सरकार को भ्रष्टाचार के लिए पूरे देश की जनता ने हटाया। बढ़ते हैं खबरों में आगे। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने 2 दिन पहले पटना में प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज को लेकर निशाना साधा है। रोजगार मांगने पर लाठी मिलती है, राहुल गांधी ये कह रहे हैं, और उनका ये भी कहना है कि अधिकार की जगह अत्याचार मिलता है। बिहार के युवा अब की बार, देखिए क्या लिख रहे हैं, रोजगार मांगने पर मिलती है लाठी। राहुल गांधी, कांग्रेस सांसद, जिनका ये पोस्ट है सोशल साइट एक्स पर, जो कि लिख रहे हैं कि अधिकार की जगह अत्याचार मिलता है। बिहार के युवा अब की बार, इस बार गुंडा सरकार को उसकी असली जगह दिखाएंगे, यानी कि एनडीए को गुंडा राहुल गांधी बता रहे हैं और ये भी लिख रहे हैं कि उसकी असली जगह दिखाएंगे। उल्टी गिनती चालू हो गई है और ये ट्वीट आप देख रहे हैं, राहुल गांधी लिख रहे हैं कि रोजगार मांगने पर यहां पर अभ्यर्थियों को लाठी मिलती है और यहां पर अधिकार मांगने पर अत्याचार मिलता है। तो जिस तरीके से अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया गया था पटना में 2 दिन पहले प्रदर्शन करने पर, उसके बाद ही राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करके निशाना साधा है बिहार सरकार पर और ये लिख रहे हैं कि उल्टी गिनती चालू हो गई है, क्योंकि यहां पर रोजगार मांगने पर लाठी मिलती है, अधिकार की जगह अत्याचार मिलता है। बिहार के युवा अब की बार गुंडा सरकार को उसकी असली जगह दिखाएंगे। एनडीए को गुंडा बता रहे हैं राहुल गांधी। बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रभाकर जी, देखिए, राहुल गांधी एनडीए को गुंडा सरकार कह रही है, बिहार में कह रही है, यहां पर राहुल गांधी दरअसल ये कह रहे हैं कि बिहार के युवा जब अधिकार मांगते हैं तो उनके साथ अत्याचार होता है। क्या कहेंगे आप? देखिए, बिहार की जो एनडीए की सरकार, डबल इंजन की सरकार है, वो युवाओं के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। आप देखे होंगे डोमिसाइल नीति लागू हो गया, आप देख रहे होंगे हर तरह के नौकरी रोजगार की व्यवस्था की जा रही है। और जो लोग इसको गुंडा सरकार कह रहे हैं, वो जिसके साथ गठबंधन करके रखे हैं, बिहार की जनता 15 साल उस दंश को झेली है, आज भी भूल नहीं पाई है। युवाओं का पलायन होता था बिहार के बाहर, दूसरे राज्यों में बिहारियों को
गाली दी जाती थी, बिहार के युवा दूसरे राज्यों में नौकरी करने जाते तो शर्मसार होते थे। आज बिहार के युवा दूसरे राज्यों में जाते हैं नौकरी करने के लिए तो सीना तान के बोलते हैं कि हम बिहारी हैं। यही अंतर है। ये भी लिख रहे हैं इसमें कि रोजगार मांगने बदलना पड़ेगा। राहुल गांधी जी जिस मानसिकता को लेके आगे बढ़ रहे हैं उसी के कारण भारत कांग्रेस मुक्त होते जा रहा है धीरे धीरे। और ये भी लिख रहे हैं कल्याण के लिए कोई बात सोचते नहीं, कोई विचार रखते नहीं, केवल दिग्भ्रमित करने का काम, युवाओं को भड़काने का काम। इससे युवा भड़कने वाले बिहार के नहीं है। वो देख रहे हैं कि जो बिहार की डबल इंजन की सरकार है वो युवाओं के कल्याण के लिए, उसके रोजी रोजगार के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। तो इनका ये जो पोस्ट है क्या युवाओं को भ्रमित करने का काम करेगा, क्या लगता है? केवल भ्रमित करने और केवल भड़काने, अराजकता फैलाने, यही सब काम इनका रह गया है। आप याद कीजिए ना, इनके जो पार्टी के लोग हैं वो प्रधानमंत्री जी की मां तक को गाली से गुरेज नहीं किए और उस पर इन्होंने माफी तक नहीं मांगा। तो इनकी सोच क्या है? और यही कारण है कि देश कांग्रेस मुक्त भारत की ओर तेजी से बढ़ रहा है। और आप देख लीजिएगा, एक समय आएगा जब कांग्रेस का नाम लेने से लोग चिढ़ेंगे। और इसके मुख्य कारण राहुल गांधी जी हैं। इनके पास कोई सोच नहीं है, कोई विजन ही नहीं है। ये पप्पू है और पप्पू ही रहेंगे। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रभाकर जी जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। इस वक्त एक खबर मिल रही है पटना से, जहां पर एक बार फिर से बीती रात गोलियों की तड़तड़ाहट से शहर थर्रा उठा। अपराधियों ने जमीन कारोबारी और आरजेडी नेता राजकुमार राय उर्फ आला राय की गोली मारकर हत्या कर दी। यह घटना बुधवार की रात चित्रगुप्त नगर थाना क्षेत्र के राजेंद्र नगर टर्मिनल के पास की है। राजकुमार राय मूल रूप से वैशाली के राघोपुर का रहने वाला था और राजनीति में काफी सक्रिय था। इस बार उसके राघोपुर से चुनाव लड़ने की बात भी सामने आ रही थी। अपराधियों ने उसे ताबड़तोड़ 6 गोलियां मारी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। और देखिए, घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर एसपी पूर्वी के अलावा पटना पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे और मामले की छानबीन में जुट गए। एसपी पूर्वी ने यह बताया है कि 2 अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल एफएसएल की टीम की मदद से पुलिस जो है यहाँ पर पूरे मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। तो राजकुमार राय उर्फ आला राय की हत्या हुई है और हत्या से सनसनी फैल गई है। वैशाली के राघोपुर का रहने वाला था व्यक्ति और बताया जा रहा है कि वो इस बार का चुनाव भी लड़ने वाला था। जो भी इस इलाके में आसपास कैमरास लगे हुए, सारे के सारे कैमरास भी हम खंगाल रहे हैं। अभी कांड का अनुसंधान किया जा रहा है, बहुत जल्दी इसका उद्भेदन करके गिरफ्तारी की जाएगी। घटनास्थल से करीब 6 गोली एवं खोखा बरामद हुआ है। तो आई विटनेसेस के हिसाब से 5-6 गोली के आसपास चली है। प्रथम दृष्टि क्या लगता था, राजनीति से भी जुड़े हुए थे और जमीन को भी कारोबार? अभी तक ऐसा निकल के तो आ रहा है कि ये पॉलिटिक्स में भी एक्टिव थे और लैंड की डीलिंग वगैरह में भी थे। हालांकि अभी हर एक पहलू पे हम जांच करेंगे, उसके बाद ही किसी भी नतीजे पे पहुंचेंगे। मोतिहारी से बड़ी खबर मिल रही है। नेपाल में जेल से फरार बांग्लादेशी गिरफ्तार हुआ है। भारतीय सीमा में प्रवेश करने के दौरान गिरफ्तार किया गया है बांग्लादेशी नागरिक अब्दुल हसन थाली के बॉर्डर क्रॉस करते ही एसएसबी के जवानों ने इसे पकड़ा है। बांग्लादेशी नागरिक चोरी छिपे भारतीय सीमा में प्रवेश कर रहा था। अब्दुल हसन थाली को हरिया थाने को सौंपा गया है। अब देखिए, पुलिस जो है पूरे मामले की जांच कर रही है। तो बांग्लादेशी नागरिक के गिरफ्तार होने की खबर मिल रही है। मोतिहारी से यह खबर है। नेपाल में जेल से फरार बांग्लादेशी गिरफ्तार। आपको पता है इस वक्त नेपाल में क्या हालात हैं और इस बीच प्रदर्शन के दौरान नेपाल में जेल से कई कैदियों को फरार किया, वहां से फरार हो गए कैदी, कई कैदियों को वहां से निकाल दिया गया और ऐसे में कुछ कैदियों के बॉर्डर क्रॉस करने की खबर है। और इसी के लिए यहाँ पर देखिए, नेपाल में जेल से फरार बांग्लादेशी गिरफ्तार बताया जा रहा है। भारतीय सीमा में प्रवेश करने के दौरान गिरफ्तार हुआ है बांग्लादेशी नागरिक अब्दुल हसन थाली को बॉर्डर क्रॉस करते हुए एसएसबी के जवानों ने पकड़ा है। बॉर्डर पर इस वक्त एसएसबी के जवान तैनात हैं। सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं बॉर्डर पर। खबर मोतिहारी से मिल रही है कि नेपाल से भागे कैदी गिरफ्तार हुआ है। मोतिहारी में 5 कैदी पकड़े गए हैं। नेपाल के गौर जेल से भागे थे सभी। कुंडवा चैनपुर एसएसबी ने हिरासत में लिया। जेल तोड़कर भागे थे सभी लोग। पगडंडी के रास्ते घुस रहे थे। कैदी रवि यादव, राहुल यादव, सूरज कुमार राय, राम विनोद प्रसाद, विश्वनाथ यादव है नाम।
और बताते चलें आपको सभी दरअसल पगडंडी के रास्ते से नेपाल यहां पर नेपाल से होते हुए भारतीय सीमा में प्रवेश कर रहा था, लेकिन इसी बीच एसएसबी जवानों ने सभी को पकड़ा है। तस्वीरें आप ये देख सकते हैं, कुंडवा चैनपुर एसएसबी ने इनको गिरफ्तार किया है। इस वक्त बॉर्डर की सीमा पर और ज्यादा सुरक्षा जो है बढ़ा दी गई है, ताकि सीमा प्रवेश जो वहां पर कैदी हैं वो ना कर पाए, घुसपैठिए भी इधर ना आ पाए, और इसी के लिहाज से सुरक्षा को और ज्यादा चाक चौबंद किया गया है। बड़ी खबर मिल रही है नेपाल से। देखिए, बड़े शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। नेपाल में लगातार बिगड़ते हुए हालात के बीच में सेना ने लोगों से शांति बहाली के लिए माइकिंग के माध्यम से अपील की है। नेपाल में जारी आंदोलन के बाद भंसार सहित सभी संस्थान और दुकानें जो हैं वो बंद हैं। जो नेपाल में भारतीय फंसे हुए हैं वो लोग पैदल ही सफर करके भारत लौटने के लिए तैयार हैं। और नेपाल के नवलपुर से हालात का जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता मुन्ना राज ने। सोशल मीडिया पर बैन के बाद नेपाल में शुरू हुआ उपद्रव अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है और भारत नेपाल के बीच जो गाड़ियों का भंसार करना होता है, जब भी कोई नेपाल में जाता है तो गाड़ियों का भंसार जरूरी होता है। तो आप देख पा रहे हैं कि भंसार कार्यालय को बंद कर दिया गया है और नेपाल के तमाम इलाकों में कर्फ्यू जारी है। और ये बताया जा रहा है कि ये करीब शाम 5 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया है। तो नवलपुर के त्रिवेणी की तस्वीरें हम सीधे तौर पर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे इलाके में सन्नाटा है और भारत नेपाल सीमा की बात करें तो तमाम इलाकों को सील करने के बाद भारतीय क्षेत्र से लोग नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन जो लोग नेपाल में फंसे हैं उनको भी अब भारत पहुंचने में काफ़ी परेशानी हो रही है। तो नेपाल के बाजारों में पूरी तरह सन्नाटा है और तमाम इलाकों की तस्वीरों की बात करें, स्थानीय कुछ लोग हैं उनसे बात करने की भी कोशिश करते हैं किस तरह की परेशानी हो रही है, कैसा परेशानी हो रहा है अभी। क्या परेशाानी होता है सर, 3 दिन हो गया दुकान बंद हुए, क्या करें, दुकानदारी सुनसान है, देख रहे पूरा इलाका सुनसान है। इधर भी युद्ध चल रहा है, इधर भी वो जुलूस निकाल रहा है, सब लड़का सब इधर सब हो रहा है, सब इधर भी कर्फ्यू वगैरह देखिए। अब कल शाम से तो लगा हुआ है, अब कल शाम तक शायद रहेगा, देखिए कल शाम तक हटेगा तो पता चलेगा। बॉर्डर सील होने के बाद कितना नुकसान? बॉर्डर सील होगा तो ज़्यादा नुकसान होगा ना। अब हम लोग का बॉर्डर से ही हम लेन देन है, सब कारोबार बॉर्डर से ही है, बॉर्डर ही बंद होने से हम लोग कारोबार से ठप हो गया है। कहाँ से आ रहे हैं सर, क्या हालात है? बहुत बेहाल है, बहुत ज़्यादा बेहतर हालात होती है। कैसे कैसे पहुँचे हैं? बहुत हम आए हैं खेते खेते पैदल गाँवे गाँवे ऐसे करके ही निकले हुए हैं। कहाँ जाना है इधर इंडिया में? इधर इंडिया में रक्सौल पुगना है। बॉर्डर तो सील है। बॉर्डर सील, उनसे में रिक्वेस्ट करके जाएंगे सर, क्या करेंगे, 2 दिन से इधर ही फंसे हुए हैं। क्या घर घूमने गए थे? घूमने नहीं गए थे, व्यापारी आए। कितने लोग अभी फंसे होंगे भारतीय? जो बहुत है, लगभग बंदे हजारों से बेसी है। क्या हालात लग रहे हैं उधर अभी? अभी हालात बहुत बिगड़ा हुआ है। कर्फ्यू लगाया गया है, उसके बाद अब तक अभी हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18 नेपाल। नेपाल में जारी हिंसा को देखते हुए सीतामढ़ी से लगने वाली भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा को हाई अलर्ट पर रखा गया है। और देखिए, भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा को और ज्यादा ही बढ़ा दिया गया है। बॉर्डर को सील कर दिया गया है। दोनों ही देशों से आवाजाही पर पूरी तरीके से रोक है। संदिग्ध लोगों की पहचान की जा रही है और पहचान करके सीतामढ़ी पुलिस जो है एसएसबी बॉर्डर इलाके में ज्वाइंट ऑपरेशन भी चला रही है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता राकेश रंजन। मौजूद हूँ सीतामढ़ी से लगने वाले नेपाल बॉर्डर पर और नेपाल बॉर्डर की जो तस्वीर है हम आपको कैमरे की नज़र से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि नेपाल में जो जारी हिंसा है उसके बाद से जो सीमा पर तैनात एसएसबी के जवान है वो पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है। एक तरह से देखा जाए तो सीमा को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है, लेकिन जो आवश्यक चीज है जैसे कोई बीमार व्यक्ति है तो उनको आने दिया जा रहा है इलाज को लेकर, और सभी चीजों को पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। न भारत से नेपाल कोई जा सकते हैं और न ही नेपाल के रास्ते कोई भारत में प्रवेश कर सकते हैं। तो तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं जो सीमा की सुरक्षा है उसको हाई अलर्ट पर रखा गया है और एसएसबी के जो जवान है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है। स्वास्थ्य दस्ता की टीम को भी यहाँ पर तैनात किया गया है और सभी तरह से यहाँ पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। नेपाल में जो जारी हिंसा है उसके बाद से जो बॉर्डर की सुरक्षा है उसको काफी बढ़ा दी गई है और जगह जगह पर एसएसबी और जो सीतामढ़ी जिला पुलिस है वो ज्वाइंट ऑपरेशन चला रही है और सीमा की सुरक्षा को लेकर लगातार अलर्ट मोड में है।
राकेश हरिजन, न्यूज 18 सीतामढ़ी। नेपाल में हिंसक प्रदर्शन के बीच में कटिहार से कई लोग अपनी आंखों का इलाज कराने गए हुए थे। वापस लौटे लोगों का यह कहना है कि नेपाल में हालात बहुत खराब है, लेकिन प्रदर्शनकारी भारतीय खास करके मरीजों को परेशान नहीं कर रहे हैं। अब वो लोग इलाज करवा करके सकुशल वापस लौट आए हैं। नेपाल में हिंसक प्रदर्शन के बाद बिहार के सीमांचल इलाका पूरी तरह अलर्ट मोड पर। तस्वीरें कटिहार जंक्शन की है, आप देख सकते हैं ये जोगबनी जो रेल स्टेशन है ये नेपाल सीमा से सटा हुआ है, इसलिए कटिहार में आरपीएफ खास तौर पर जो नेपाल से जोगबनी होकर आने वाले ट्रेनों को सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष तैनात। एक परिवार है जो नेपाल से लौट कर आया है, इनके परिवार में 3 सदस्य का आँख का ऑपरेशन नेपाल में हुआ है और ये लोग लौट कर आए हैं। अभी बात कर लेते हैं नेपाल में क्या परिस्थिति है। परिस्थिति तो परेशानी नेपाल में है सर। अच्छा, लेकिन नेपाली के लिए, हम लोग के लिए नहीं है सर। भारत के लोगों को कुछ नहीं करता है। आप लोग कहाँ गए थे? ये विराटनगर। किस कारण से गए थे? ये आँख का इलाज के लिए गए थे सर। परिवार के लोग। तो क्या हुआ, आप लोग वहाँ थे ऑपरेशन उस दौरान हंगामा क्या फिर क्या किए? वहाँ तो था, हम लोग तो हॉस्पिटल में थे सर। जब बाहर निकले तो डॉक्टर बोला जो बाहर नहीं निकले, यहाँ नेपाल में स्थिति बहुत खराब है, आप लोग बाहर नहीं निकलिए। तो अब सुरक्षित लौट कर आए? हाँ, सुरक्षित लौट करके आए हैं। जो इलाज कराने जा रहा है उनको किसी तरह का परेशानी नहीं? कोई परेशानी नहीं। रोड में तो हंगामा हो रहा है? हाँ, रोड में हो रहा है। उसके बाद जो है तो हम लोग को तो निकलना ही नहीं दिया। तो क्या हुआ वो तो हम लोग नहीं कर। कहाँ गए थे? विराटनगर। क्या किस कारण से गए थे? आँख का इलाज के लिए, परिवार का आँख का इलाज के लिए। तो वहाँ आँख का ऑपरेशन अच्छा होता है सर। क्या नाम है आपका? राजू दास। तो देखिए ये परिवार जो है वो नेपाल में आँख के ऑपरेशन के सिलसिले में गए थे और इस परिवार के 3 सदस्य का आँख का ऑपरेशन हुआ है। बताते चले नेपाल में आँख के ऑपरेशन के लिए कई अस्पताल हैं और इस इलाके से बड़ी संख्या में लोग नेपाल में आँख का ऑपरेशन करवाने अपने परिजनों के लिए जाते हैं। ऐसे में ये परिवार हंगामे के बाद सुरक्षित लौट कर आए हैं और वहाँ से आप बीती सुना रहे हैं। सुब्रत, न्यूज 18 कटिहार। पटना से इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। शिक्षा विभाग के अधिकारी पर दबिश। विभाग के उपनिदेशक के ठिकाने पर छापा पड़ा है। वीरेंद्र नारायण के ठिकाने पर छापा पड़ने की खबर मिल रही है। दरअसल आय से अधिक संपत्ति का यह मामला है। स्पेशल विजिलेंस यूनिट का ये एक्शन है। कई ठिकाने पर एक साथ छापेमारी हुई है, जिसमें पटना, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर में छापा पड़ा है। 3 करोड़ 75 लाख रुपए से भी ज्यादा की अवैध संपत्तियां अर्जित की गई है। देखिए, तिरहुत प्रमंडल में कार्यरत है वीरेंद्र नारायण। पहले जिला शिक्षा पदाधिकारी थे वीरेंद्र नारायण। तो आय से अधिक संपत्ति का ये मामला सामने आया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप ये देख पा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, शिक्षा विभाग के अधिकारी पर दबिश दी गई है, एक बहुत बड़ा एक्शन, पूरी जानकारी दीजिए। ये निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बहुत बड़ी कार्रवाई। 3 करोड़ 75 लाख, आप अंदाजा लगा सकती हैं कितनी बड़ी राशि है ये। 3 करोड़ 76 लाख रुपए से अधिक आय से अधिक संपत्ति मामले में ये कार्रवाई की है स्पेशल विजिलेंस यूनिट पटना की टीम ने। और वीरेंद्र नारायण जो पहले शिक्षा पदाधिकारी के पद पर तैनात थे, फिलहाल वो तिरहुत प्रमंडल में, तिरहुत डिवीजन में डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन डिपार्टमेंट में इनके 3 ठिकानों पर पटना, पूर्णिया और दूसरी जगहों पर छापेमारी चल रही है, 3 जगहों पर। और अभी से थोड़ी देर पहले छापेमारी शुरू हुई। इनिशियल स्टेज में काफी मात्रा में जो अवैध संपत्ति से जुड़े साक्ष्य हैं वो प्राप्त हुए हैं। छापेमारी चल रही है, देखना होगा आय से अधिक कितनी संपत्ति का यह मामला बनता है। लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ी कार्रवाई एक बड़े अधिकारी के यहाँ 3 करोड़ 75 लाख, इनके खिलाफ स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने अपने थाने में FIR दर्ज किया है। उसके बाद न्यायालय से सर्च वारंट मिला। उसके बाद आज अहले सुबह से ये छापेमारी शुरू हुई है और देखना होगा आय से अधिक संपत्ति का यह मामला कितना तक चलता है। लगातार जो सरकार की एजेंसियां हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं, चाहे वो स्पेशल विजिलेंस यूनिट हो, चाहे इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट हो या विजिलेंस डिपार्टमेंट हो। और ऐसे में जो भ्रष्ट और घूसखोर अफसर हैं उनमें खलबली मची हुई है। जी लक्ष्मी। संजय, तीनों ठिकाने पर क्या सुबह से ही छापेमारी हो रही है और वहां क्या उन ठिकानों पर इनके परिवार वाले मिले हैं जिनसे पूछताछ हो पाए? बिल्कुल, तस्वीर भी आई है। जो स्पेशल जो डिप्टी सेक्रेटरी हैं शिक्षा विभाग के वीरेंद्र नारायण, उनकी तस्वीर भी सामने आई है। छापेमारी के दौरान वो मौजूद हैं और उनसे पूछताछ भी की गई है, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब वो पहले भी नहीं दे पाए थे, आज भी नहीं दे पाए। और उनके परिजन भी लगातार बने हुए हैं और उनसे पूछताछ भी चल रही है और कार्रवाई भी चल रही है। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से ये कार्रवाई शुरू हुई है, देखना होगा
जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ती है, आज से अधिक संपत्ति का ये मामला कितना तक पहुंचता है। लेकिन फिलहाल स्पेशल विजिलेंस यूनिट की इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। कई ठिकानों पर, कई जिलों में एक साथ ये छापेमारी शुरू हुई है। बिल्कुल, करप्शन के खिलाफ एक बहुत बड़ा एक्शन है। संजय, बहुत धन्यवाद तमाम अपडेट्स के लिए। तिरहुत प्रमंडल में फिलहाल कार्यरत हैं, शिक्षा विभाग के अधिकारी पर दबिश दी गई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की बैठक में भारत ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई है। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र किया और ये कहा कि हमारा संतुलित जवाब इस बात को साफ करता है कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा और संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करेगा। भारतीय प्रतिनिधि क्षितिज त्यागी ने पाकिस्तान को फेल्ड स्टेट करार दिया है और ये कहा कि उसकी पहचान सिर्फ आतंक को फैलाने तक ही सीमित है। भारत ने यह भी कहा कि हमें आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले देश से कोई सबक लेने की जरूरत नहीं है, न ही अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित करने वालों से कोई उपदेश चाहिए। We are compelled once again to address provocations from a country whose own leadership recently likened it to a dump truck. Perhaps an inadvertently apt metaphor for a state that continues to deposit recycled falsehoods and stale propaganda before this distinguished council. Pakistan's systematic abuse of this forum, coupled with its routine manipulation of the OIC as its mouthpiece, has become a familiar pattern. Its pathological fixation on India appears to provide it with existential validation. अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप के करीबी की हत्या से सनसनी फैल गई है। राइट विंग एक्टिविस्ट चार्ली किर्क का मर्डर यूटा यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम के दौरान वहां पर गोली मारी गई। चार्ली किर्क अमेरिका में रूढ़िवादी राजनीति का बड़ा चेहरा थे। उन्होंने हाई स्कूल और कॉलेज छात्रों के लिए टर्निंग पॉइंट यूएससी की स्थापना की थी और 2024 में उनके कंटेंट ने सोशल मीडिया पर करीब 15 बिलियन व्यूज बटोरे। भारत में भी अमेरिकी राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले लोगों में चार्ली किर्क लोकप्रिय हैं। और देखिए, किर्क ईसाई राष्ट्रवाद, बंदूक अधिकार, कोविड-19, गलत सूचना और चुनाव धोखाधड़ी के दावे जैसे कई विवादित विषयों पर कट्टर रुख अपनाया है। 2024 में अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में उन्होंने युवा वोटरों को ट्रंप के लिए वोट करने के लिए कहा था। और देखिए, यूटा यूनिवर्सिटी यूएसए में जिस वक्त गोलियां चली उस वक्त वहां पर अफरा तफरी का माहौल और सनसनी फैल गई है। और देखिए, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से कुछ तस्वीरें सामने आई है जो ये बताती है कि चीनी नागरिकों ने पाकिस्तान पुलिस के जवानों को पीट डाला है। जी हां, ये हालात बने पीओके के गिलगित बाल्टिस्तान में, जहां पर इमिग्रेशन के मसले पर चीनी नागरिक और पाकिस्तानी पुलिस के जवान आपस में भिड़ गए। और ये तस्वीरें बताती हैं कि बड़ी तादाद में चीन के नागरिकों ने पुलिस पर हमला बोला और इस दौरान पाकिस्तान पुलिस के जवान खुद को बचाते हुए दिखे। चीनी नागरिकों के इस ग्रुप में महिलाएं भी शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों पक्षों के बीच में इमिग्रेशन को लेकर विवाद हुआ और हालात हाथापाई और झड़प तक पहुंच गए। हालांकि देखिए, दोनों ही देशों में से किसी भी देश की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक बयान तो नहीं आया है, लेकिन सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें वायरल हैं। फिलहाल के लिए इस